प्यारे बच्चों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 12th बोर्ड, नीट, पॉलिटेक्निक, आईआईटी जेईई मेंस, इन सब के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं वो लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। मैं आज ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसको लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है जो बार बार पूछे जाते हैं, वाई डायमंड इज स्पार्कल, हीरा क्यों चमकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही डायमंड जो है वो चमकीला होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन ए लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर। तो फोकल लेंथ बढ़ेगा घटेगा, इस तरह के सवाल होते हैं कि किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो दोस्तों, उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा, पावर ऑफ लेंस घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मायोपिया, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए आप कौन सा लेंस लगाएंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कॉनकेव लेंस के चश्मे द्वारा इसका उपचार होगा। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाएंगे। तो दोस्तों, इस दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे एस्टिग्मेटिस और बिंदुकता में कौन सा लेंस यूज होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिलिंड्रिकल लेंस। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ओल्ड साइटेडनेस में कौन सा लेंस लगाए जाएंगे। जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में होता है दोस्तों, इसमें बाईफोकल लेंस के चश्मे द्वारा इसका इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो लेंथ ऑफ ट्यूब पे कैसे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसका इस सवाल का जवाब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द l। इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो दोस्तों, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जा रहा है, तो इसका आंसर देंगे आप FO + FE। एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कह दिया तब तो आपका आंसर होगा FO + UE। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसका भी सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होगा -FO/FE। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों MO/ME या फिर VO/UO × 1 + D/FE होगा। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ जो है ये म्यू के बराबर होता है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बराबर होता है। रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज अपवर्तनांक के बराबर होगा। दोस्तों, इसी तरह से पूछा जाएगा मिराज क्यों बनता है। मिराज क्यों बनता है, इसके पीछे भी कारण है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका का निर्माण होता है। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि दोस्तों लाइट वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इनमें से क्या चेंज नहीं करता है। तो उसमें ऑप्शन होगा वेव लेंथ, तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वेग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, वेवलेंथ चेंज कर जाता है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा रेनबो क्यों बनता है। रेनबो जो है वो मिक्स इफेक्ट होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल ऑफ लाइट। तीनों होंगे, लास्ट में ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आसमान का रंग स्पेस में कैसा होगा, निर्वात में कैसा होगा आसमान का रंग। तो इसमें आप फंसिएगा नहीं, लोग ब्लू लगा के आते हैं, जबकि निर्वात में आसमान का रंग दोस्तों काला होता है।
क्यों होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वेवलेंथ में क्या रिलेशन, ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था। रेले स्कैटरिंग लॉ आपको पढ़ाया गया है, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ इसका सही जवाब होगा। एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल λ⁴ दैट इज इसको लिखेंगे एस प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। लैम्डा क्या है दोस्तों, यहाँ वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई का क्या फॉर्मूला होता है। तो बीटा से डिनोट किया गया था, फॉर्मूला λd/2d है, λd/2d। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाए, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी। तो λd/2d है, ऊपर कैपिटल डी है, पर्दे की दूरी है, तो पर्दे की दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। इसी तरह से दो जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ाने से क्या होगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो अगर दूरी बढ़ जाएगी तो फ्रिंज विड्थ आपकी घट जाएगी। और ये दूरी अगर दो सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के बीच की दूरी घट जाएगी तो फ्रिंज विड्थ फिर बढ़ जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। एंगल ऑफ पोलाइजेशन का क्या फॉर्मूला, ध्रुवन कोण का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan p बराबर म्यू, tan p बराबर म्यू, tan p बराबर म्यू। लाइट कौन सा वेव है, ये भी क्वेश्चन पूछाते हैं। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, हिंदी में कहेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजुलेशन फॉर आई, आई का वियोजन सीमा क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 मिनट या 60 सेकेंड। ये मिनट टाइम वाला नहीं है बल्कि एंगल वाला है, 1 मिनट या 60 सेकेंड। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर का जो होगा 1 लिमिट ऑफ रेजुलेशन, वियोजन क्षमता जो है 1 वियोजन सीमा होगा। तो इसी तरह से सवाल आपको ऑप्टिक्स से पूछे जा सकते हैं। ब्रिस्टल लॉ से क्या फॉर्मूला आया था, ब्रिस्टल लॉ से क्या फॉर्मूला आया था दोस्तों, tan p बराबर म्यू। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिस्टल लॉ में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। किसके बीच का दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड, हिंदी में बोलेंगे परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें जो परावर्तित किरण होती है वही जो है पूर्ण रूप से पोलराइज होती है, कंप्लीटली पोलराइज लाइट होती है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो दोस्तों उससे एस्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलाकार तरंगाग्र बनते हैं। आपसे पूछा है किसी लंबे छिद्र से किस प्रकार का वेव फ्रंट मिलता है। तो दोस्तों लंबे छिद्र से हमेशा याद रखना है कि बेलनाकार सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि हाइगेंस ने किस मीडियम का कल्पना किया था। तो हाइगेंस ने ईथर मीडियम की कल्पना की थी, याद रखना है ईथर। सबसे पहले किसने सजेस्ट किया कि लाइट एक वेव है, तो हाइगेंस ने। सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रिंसिपल किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। किसने दिया दोस्तों, हाइगेंस ने दिया। तो ये थे वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए मॉडर्न फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। तो दोस्तों इसको याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम होते हैं, या 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10⁻⁻14 मीटर। कभी कभी 10⁻⁻15 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 10⁻⁻14 मीटर होता है। न्यूक्लियस कितना छोटा होता है नाभिक से, तो आप कह सकते हो 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा होता है। आपसे पूछे जाएंगे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, नाभिक का खोज किसने किया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का खोज किया था 1911 में। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा छितराव प्रयोग के द्वारा ही नाभिक का खोज हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये पूछा जाएगा। mvr, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π, nh/2π। h बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का मान याद रखना है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको याद रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट जूल सेकेंड है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, ml²
टी इनवर्स होंगे। ये 3 क्वेश्चन इससे। रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या यूनिट होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट होगा दोस्तों मीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, एल इनवर्स होता है। इसी तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो, नॉट इंटेंसिटी। फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश विद्युत धारा किस पे डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो दोस्तों एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होती है। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड को तोड़ने में न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्यफलन, वर्क फंक्शन कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो सही जवाब होगा 0। फोटोन का चार्ज कितना होता है, तो 0। फोटोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा 0। याद रखें सीधे जो चीज़ न्यूट्रल हो, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, उस पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे न्यूट्रॉन पे भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे। इसी तरह से जो गामा रे हैं, एक्सरे हैं, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी रेडियोवेटिव स्पेक्ट्रम में जो भी रेस हैं उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, तो उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस तरह के सवाल बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्या ये डेंसिटी किसी पे डिपेंड करता है, मास पे, कहेंगे नहीं। हर एक एलिमेंट की न्यूक्लियस डेंसिटी लगभग सेम होती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होती है। तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखना है फेरस का होता है। फेरस का होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। इसलिए मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है वो फेरस को कहा जाता है, आयरन को कहा जाता है मोस्ट स्टेबल। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये भी पूछे। मास डिफेक्ट बाई मास नंबर बोलेंगे। मास डिफेक्ट बाई मास नंबर को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान और न्यूक्लियस के द्रव्यमान के अंतर को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जाएंगे लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। यह कि एक तो बोलियन अलजेब्रा सबका याद रखना है आपको, तो और गेट का बोलियन अलजेब्रा क्या होगा, तो a + b = c। एंड गेट का बोलियन अलजेब्रा क्या होगा, a × b, a.b = c। इसी तरह से नॉट गेट का क्या होगा, a' = b। और गेट का, नॉर गेट का क्या होगा, नॉर गेट में आप और गेट का a + b = c लिख करके a + b के ऊपर आप डैश डालेंगे, बाद डालेंगे। नैंड गेट का क्या होगा, नैंड गेट का आपका बोलियन अलजेब्रा होगा a × b, ऊपर डैश डालेंगे =c लिखेंगे। इसी तरह से आपको बाइनरी सिस्टम में 1 + 1 कितना होता है दोस्तों, 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में तो 2 होता नहीं है, वहाँ 2 का बाइनरी मान 1 0 होता है, इसलिए 1 + 1 जो है आपका 1 0 होगा। तो 1 + 1 + 1 3 नहीं लिखना है, वहाँ 1 1 लिखना है, क्योंकि 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 आएगा। बाइनरी सिस्टम के ईच नंबर को क्या कहते हैं, ईच डिजिट इज नॉन एज बिट्स, बिट कहते हैं, हर डिजिट को बिट कहते हैं। 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है दोस्तों, 1 बाइट बनता है। 4 बिट क्या बनता है, एक नीबल बनता है, एक नीबल बनता है। और 2 नीबल जो है 1 बाइट के बराबर होता है, 2 नीबल इक्वल होते हैं 1 बाइट के इक्वल होते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड के ट्रांजिस्टर किस जैसा काम करता है, तो याद रखना कि ट्रांजिस्टर स्विच के जैसा काम कर सकता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के जैसा काम कर सकता है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के जैसा काम कर सकता है। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर जो स्विच के जैसा काम करता है। कौन सा स्विच, ऑफ स्विच के, कट ऑफ रीजन में ये ऑफ हो जाएगा, सैचुरेटेड रीजन में ये ऑन के जैसा काम करता है।
सैचुरेटेड रीजन में करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, कांस्टेंट करंट होता है और वो ऑन स्विच के जैसा काम करता है। इसी तरह से याद रखना है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर जो है डीसी को एसी में बदल सकता है, मतलब ऑसिलेटर का काम करता है। ट्रांजिस्टर लो इनपुट वोल्टेज को हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर बीटा से नोट करेंगे, डेल्टा आईसी आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट करते हैं, डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई भी करेंगे। कॉमन बेस के लिए हो जाएगा दोस्तों डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई हो जाएगा। 1/α इक्वल होता है 1/β+1। ये भी बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो करंट गेन क्या हो गया, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला होगा डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई बी। कॉमन बेस के लिए हो जाएगा डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, 1/α इक्वल होगा 1/β+1 या 1/α माइनस 1/β इक्वल 1 के होगा। इससे वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस होगा। व्हाट इज रेंज ऑफ एंटीना, एंटीना का रेंज क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला याद रखना √2RH। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कब होगा रेंज ऑफ एंटीना, जब ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों का हाइट बराबर हो और ये दोनों के हाइट के सम का आधा हो, HR बराबर HT बराबर H/2 हो, तब रेंज ऑफ एंटीना। लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन होगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फार अवे जीरोक्स। फैक्स का फुल फॉर्म होगा दोस्तों फार अवे जीरोक्स, दूर से ही जीरोक्स हो जाता है। फैक्स मशीन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, फैक्सीमाइल। फैक्स मशीन का दूसरा नाम फैक्सीमाइल होता है। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना है लाइट इमिटिंग डायोड। जीनर डायोड किसको कहते हैं, एक ऐसा डायोड जो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पे काम करता है, उसको जीनर डायोड कहते हैं। इनका सिंबल आप याद रख लेंगे, एलईडी का, फोटो डायोड का और जीनर डायोड का। इन सब की जो सिंबल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी आपको याद रखना है कि डॉपिंग से क्या होता है, डॉपिंग करने से क्या होता है। व्हाट इज डॉपिंग, डॉपिंग क्या, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। डॉपिंग क्यों करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे तो क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर को गर्म करने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कंडक्टर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसको कंडक्टिविटी घट जाएगा। इट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर को गर्म करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे उल्टा होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस घट जाएगा। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं, या तो होल्स ज्यादा होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का रीजन क्या है दोस्तों, तो इसका रीजन बताएंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वही सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का कारण होता है। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला पूछा जाएगा। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 0.693/λ। लेमडा का यूनिट पूछा जाएगा तो सेकेंड इनवर्स कहेंगे, डायमेंशन टी इनवर्स कहेंगे। टी हाफ और टी ए में क्या रिलेशन है, पहले टी ए देख लीजिए। एवरेज लाइफ फॉर्मूला 1/λ होता है, तो टी हाफ हो जाएगा 0.693 इंटू टी ए। इस तरह से अल्फा पे कौन चार्ज होता है, अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज। अल्फा का मास याद रखना है 4 mu के बराबर होता है। बीटा पे कौन चार्ज होता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा क्या होता है ये भी पूछा, हीलियम प्लस आयन का बंच होता है। बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बंच होता है। गामा क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। गामा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इस तरह से पूछा है एक अल्फा रे निकलने से क्या होगा। एक अल्फा रे निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, मास नंबर में 4 की कमी होगी। एक बीटा रे निकलने से क्या होगा, एक बीटा रे निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई कमी नहीं होगी, जिससे आपको आइसोबार बनेगा। एक अल्फा और 2 बीटा रे निकलने से क्या बनेगा दोस्तों, एक अल्फा रे और 2 बीटा रे निकलने से क्या बनेगा, आइसोटॉप का निर्माण होता है, समस्थानिक का निर्माण होगा। समस्थानिक का मोस्ट पावरफुल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोस्ट पावरफुल रेडियोएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम है। रेडियोएक्टिविटी का यूनिट क्या है, इसका क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द
इनिशियल नंबर ऑफ एटम dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के, dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ, माइनस के साथ होगा वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू एन। लैम्डा को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी के कांस्टेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल का पूछा गया इनमें से बैक्यूरेल लेस कौन है? तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा, तीनों ऑप्शन होगा, लास्ट में ऑल होगा तो ऑल पे टिक लगाएंगे। ये तीनों ही अल्फा बीटा गामा रे को बैक्यूरेल लेस कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों को बैक्यूरेल लेस कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों को बैक्यूरेल लेस, क्योंकि हेनरी बैक्यूरेल देखो ये रेडियोएक्टिविटी को किससे नापा जाता है? रेडियोएक्टिविटी को तो गीगर मूलर काउंटर से नापा जाता है। सूरज के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस रिएक्शन पे आधारित होता है? न्यूक्लियर कंट्रोल रिएक्शन पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड होता है। एटॉमिक एनर्जी को दूसरा नाम क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी का ही दूसरा नाम न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहते हैं। एटम बॉम्ब किस पे आधारित है? तो दोस्तों एटम बॉम्ब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पे आधारित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट का काम कौन करता है? तो D2O या ग्रेफाइट कूलेंट का काम करता है। इसमें जो है कूलेंट का काम कौन करता है? D2O हेवी जल, भारी जल जिसको बोलते हैं हेवी वाटर या भारी जल या ग्रेफाइट। इसमें मंदक का काम कौन? बेरियम या कैडमियम। इसके अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे जो है रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। मंदक का काम जो है ना, सॉरी कंट्रोलिंग रड का काम बेरियम और कैडमियम करेगा। बेरियम और कैडमियम करेगा। मंदक का काम जो मंद करने का काम जो D2O या ग्रेफाइट करेगा। D2O या ग्रेफाइट। स्लो न्यूट्रॉन चाहिए यहाँ पे, फास्ट न्यूट्रॉन नहीं चाहिए। फास्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा? यूरेनियम 235 को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल्स का काम क्या कौन करता है? तो यूरेनियम 235 करता है। यूरेनियम नियंत्रक का काम कौन करता है? तो बेरियम या कैडमियम का जो रड है वो नियंत्रक का काम करता है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। माइक्रोफोन का क्या काम है? तो माइक्रोफोन का काम होता है ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। मॉडेम का काम क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों काम मॉडेम करता है। मॉड्यूलेशन मिक्सिंग है, डीमॉड्यूलेशन अलग करना है। इसी तरह से रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम होता है दोस्तों, रिसीवर का जो काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है। एंटीना का क्या काम होता है दोस्तों? एंटीना का काम होता है, दो काम होता है। एक तो ये कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलना, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। एंटीना की लंबाई क्या होती है? यहाँ पे दो तरह का सवाल होगा। एक तो हर्ट्ज का हो जाता है λ/2 और मार्कोनी का λ/4 यूज करेगा। कोई एक ही ऑप्शन है फिर λ/4 लगाएंगे। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे और भी सवाल मॉडर्न फिजिक्स के हो सकते हैं, फैक्स मशीन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में आपको पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का होता है वो कितना होता है, क्लेडिंग का कितना होता है, ज़्यादा किसका होता है, किस पे बेस्ड है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 2.52 और इसका जो है कोर का सबसे भीतरी भाग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और जो क्लेडिंग है उसका 1.52 होगा कोर का, 1.48 होगा क्लेडिंग का। इसी तरह से पूछे जाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरे इत्मीनान से एग्ज़ाम दें दोस्तों, घबराएं नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं आता है फिर भी उसको कोशिश करें, लेकिन पहले जो आता है पहले उन सारे क्वेश्चंस को बनाएं। पहले हल्के क्वेश्चन और जो आपको आ रहे हैं उनको सॉल्व करें और फिर बाद में जो क्वेश्चन टफ हैं उनको बाद में टच करें। इत्मीनान से दें। घबराहट में लोग याद किया हुआ सवाल भी भूल जाता है,
आप घबराएं नहीं, आप शांति से इतना परीक्षा समय एग्ज़ाम समय में जैसे पहले पहुँचे हैं, एग्ज़ाम की स्टार्टिंग से हम तो क्या 10-15 मिनट पहले पहुँचे हैं। आप अपना जो भी है एडमिट कार्ड, कलम, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये सब पहले ही तैयार कर लें आप दोस्तों, शांत दिमाग से धैर्य बनाते हुए और कूल माइंड से आप लिखना शुरू करें और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अंत में सारे क्वेश्चन को ज़रूर लिख के आए हैं। एक पेज पर कोशिश करें कि एक ही क्वेश्चन का आंसर दें, खास के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, बाहर काफ़ी पेज होते हैं, 32 पेजेस होते हैं। रफ के लिए आपको पीछे स्पेस दिया हुआ है, पीछे स्पेस नहीं बचता है तो आप साइड में भी कहीं पे भी रफ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऊपर पे लिख देंगे आप रफ है, साफ साफ लिखेंगे, है ना। और जो मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन ही इंक ही आप यूज़ कर सकते हैं, रेड ग्रीन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी दुआ आपके साथ है, हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।